हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम वैदिक सभ्यता भी पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता का सीरीज क्लास बाय क्लास हम अभी ला रहे हैं अपने सेशन में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता में हम पूर्व वैदिक काल पहले ही पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना है हमें उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भाग में किस तरह से पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बांट करके पढ़ा जाता है हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल जिस तरह से देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में लोहे का खोज नहीं हुआ था, उस समय केवल तांबे का ही खोज हुआ था। इस कारण से उस समय का पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के जगह पर कृषि प्रमुख व्यवसाय हो जाता है और पशुपालन सेकेंडरी व्यापार हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं 1000 बीसी के आसपास आसपास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को ही चेंज कर दिया। यानी लोहे की खोज के वजह से प्रमुख कृषि औजार बनाए जाने लगे, हथियार वगैरह, घर, महल वहल इत्यादि में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे की खोज के कारण कृषि में काफ़ी विकास हुआ। लोहे की खोज की वजह से कृषि में काफ़ी विकास हुआ तथा आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से राजा का पद वंशानुगत और व्यापार क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए व्यापार क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। आर्थिक परिवर्तन के कारण धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में जन का आकार बड़ा हुआ। जन यानी जन का आकार बड़ा हुआ क्योंकि लोहे की खोज के कारण से यह देखने को मिलता है, जिसे जनपद कहा जाने लगा। जन के कई जन को मिला करके जनपद का निर्माण हुआ। जैसे कि भरत और पुरु जनपद मिला करके क्या बना था? पुरु जनपद बन गया। ठीक है, वहीं पर राजा की शक्ति का विस्तार हुआ तथा राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा के पद का शक्ति के विस्तार हुआ तथा राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक रत्नी की संख्या। रत्नी की संख्या जो कि पूर्व वैदिक काल में मात्र 7 थी, जिसे बढ़ा करके 7 से कितना कर दिया गया? 70 हो गया। पहले बलि स्वेच्छा से पहले यानी पूर्व वैदिक काल में जो भी टैक्स यानी बलि, जिसे हम बलि कहते थे, बलि असूला जाता था, जो कि स्वेच्छा रूप से किसी किसान के ऊपर चाहे बलि देने वाले के ऊपर डिपेंड करता था कि वो बलि देने में समर्थ है या असमर्थ है। अगर वो असमर्थ रहता था तो उससे नहीं लिया जाता था, और जो समर्थ होता था उससे लिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। बलि वाले कर को अनिवार्य कर दिया गया, उसे निश्चित ही देना पड़ता था, जिससे क्योंकि उस समय कृषि का पैदावार अत्यंत मात्रा में बहुत हुआ था, क्योंकि उस समय लोहे का खोज देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेना तथा न्याय व्यवस्था। सेना तथा न्याय व्यवस्था का कोई भी अस्थायी रूप नहीं मिलता है। यानी उत्तर वैदिक काल में सेना या न्याय व्यवस्था कोई भी अस्थायी देखने को नहीं मिलता है। यही व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में भी थी। सेना तथा न्याय पूर्णतः अस्थायी नहीं था, यानी अस्थायी था। प्रमुख राजनीतिक संगठन में देखते हैं कुल, यानी समाज में सबसे छोटा होता था कुल, जिसे कुल या परिवार, इसके जो मेन हेड होते थे उसे क्या कहा जाता था? कुलम कहा जाता था। और अनेक परिवार मिलके गांव का निर्माण करता था। इसके हेड को ग्रामीणी कहा जाता था तथा कई ग्राम मिलकर के विष या वंश का निर्माण करता था, जिसे उसके हेड को विस्पति कहा जाता था। और कई वंश मिलकर के जन का निर्माण करते थे। विषों का समूह यानी कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। इसका हेड राजन होता था और कई जन मिलकर के जनपद का निर्माण करता था। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन था? जनपद था। उसके बाद क्या था? जन था, विष था, ग्राम था, परिवार था।
परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, उसका हेड को कुलम कहा जाता था। ग्राम उस कई परिवारों को मिलाकर के ग्राम बनता था, जिसे ग्रामीणी उसके हेड को कहा जाता था। और कई ग्राम मिलकर के विश्व बनता था, उसके हेड को विश्वपति कहा जाता था। तथा कई विश्व के मिलकर के जन का निर्माण करता था, जिसके हेड को राजन कहा जाता था। और कई जन मिलकर के जनपद का निर्माण करता था। इसे एक बार पुनः देखते हैं ऊपर से। 1000 BC के आसपास भारत में यानी वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज ने पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया, जिस कारण से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। लोहे की खोज के कारण से कृषि में विकास हुआ। लोहे की वजह से तरह तरह के हथियार बनाए जाने लगे तथा तरह तरह के कृषि औजार बनाए जाने लगे। कृषि औजार कई तरह के बनने के कारण कृषि पैदावार में उत्पत्ति हुई। इसी का कारण होता है कि इसका व्यापारिक क्षेत्र बढ़ जाता है और कृषि में उत्पत्ति होने के कारण इसका जन का आकार भी बड़ा होता है तथा जो भी टैक्स पहले स्वेच्छा से लिया जाता था उसे अनिवार्य रूप से देना कर दिया जाने लगा। उसके बाद देखते हैं व्यापार के क्षेत्र में विकास हुआ। आर्थिक परिवर्तन के कारण धार्मिक, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन इत्यादि में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन में जन का आकार बड़ा होने लगा, जैसे कई जन मिलकर के जनपद, जैसे भरत जन और पुरु जन मिलकर के पुरु जनपद का निर्माण करता है। उसके बाद राजा की शक्ति का आविष्कार हुआ। सभा तथा समिति तथा विधत के महत्व को कम कर दिया गया। रत्नी की संख्या 7 से बढ़ा करके 17 हो गया। पहले बलि जो स्वेच्छा से लिया जाता है उसे अनिवार्य कर दिया गया, परंतु अब कर को अनिवार्य किया जाए, बलि अब निश्चित ही देना ही पड़ता था। उसके बाद सेना तथा न्यायालय पूर्णतः अस्थायी रूप से नहीं था। प्रमुख राजनीतिक संगठन सबसे छोटा कुलम, जिसे परिवार का हेड को क्या कहा जाता था? कुलम कहा जाता था। ग्राम के हेड को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के हेड को विश्वपति कहा जाता था और जन के हेड को राजन कहा जाता था। और कई जन मिलाकर के जनपद का निर्माण करता था। उसके बाद देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि जो भी वर्ण व्यवस्था था वो काम के आधार पर, यानी जाति का निर्धारण काम के आधार पर होता था। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में जाति वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्म के आधार पर, यानी लोहार का बेटा लोहार ही होगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार, या जिसका जो भी पूर्वज होंगे उसके अगले आने वाले संतान उसी वर्ग का होगा। लेकिन पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। पूर्व वैदिक काल में उसे अपने काम के आधार पर उसका वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था। गोत्र की उत्पत्ति भी उत्तर वैदिक काल में ही मानी जाती है। गोत्र की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसमें देखते हैं सबसे पहला होता था ब्राह्मण, जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड था। क्षत्रिय युद्ध से, वैश्य व्यापार से, और शूद्र श्रम और सेवा से, जिसकी चर्चा 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। शूद्र के जो देवता थे उसे कहा जाता था पूषण। शूद्र के देवता को पूषण कहा जाता था, यानी पूषण किसके देवता थे? शूद्र के देवता था। उसके बाद आश्रम व्यवस्था का भी प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हम इस वैदिक सभ्यता के पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। देखिए ब्रह्मचर्य जीवन 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 और सन्यासी जीवन 75 से जीवन पर्यंत, यानी वो जब तक वो जीता था वो वानप्रस्थ जीवन यानी सन्यासी जीवन ही जीता था। ठीक है, उसका गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा काल माना जाता था। गृहस्थ जीवन यानी 25 से 50 वर्ष का जो समय था वो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता था। यानी स्त्री की स्थिति उत्तर वैदिक काल में उतना अच्छा नहीं था जितना कि पूर्व वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के जीवन स्तर में नीचे गिर जाती है। दहेज प्रथा, दास प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। मैत्रेय ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है, और मैत्रेय ग्रंथ में ही कहा गया है महिला जुआ और शराब की भांति है पुरुष के जिंदगी में। ठीक है, उसके एक बार पुनः देखते हैं क्या? सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होता था। गोत्र की उत्पत्ति भी
किस काल में देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ, क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना, शूद्र का काम व्यापार करना, वैश्य का काम व्यापार करना और शूद्र का काम श्रम और सेवा करना। शूद्र की चर्चा 10वें मंडल में है। शूद्र के देवता को पूषण, पूषण किसका देवता था? शूद्र का देवता था। उसके बाद देखते हैं आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था को भी कितने भाग में बांटा गया था? 4 भाग। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष और सन्यासी जीवन 75 से जब तक जीवित है इंसान तब तक अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, उसे गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा माना जाता था, यानी 25 से जो 50 साल का पीरियड होता है किसी भी इंसान का, वो सबसे अच्छा माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। स्त्री की स्थिति डाउन हो गई थी। जिस तरह से पूर्व वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा ग्रहण करने का जो भी अधिकार था उसमें गिरावट देखने को मिलती है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में, यानी स्त्री की गिरावट, स्त्री की स्थिति दयनीय हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा अधिक दयनीय हो गई थी। उसके बाद देखते हैं स्त्री, इसमें दहेज और दास प्रथा दोनों का प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में दहेज और दास प्रथा का अभाव देखने को नहीं, उसका कोई भी साक्ष्य नहीं पाया जाता था। मैत्रेय ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। समझिए इसमें कितना स्त्री की स्थिति नीचे डाउन थी कि मैत्रेय ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है, तथा मैत्रेय ग्रंथ में ही कहा गया है कि महिला जुआ और शराब की भांति है, शराब के समान है। उसके बाद देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लोहे की खोज के कारण प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। दूसरा व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जबकि यहीं पे पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के कारण कई तरह के उपकरण बनाए जाने लगे तथा कृषि उत्पादन में आसानी से उसे किसी भी चीज का उत्पादन किया जाने लगा। खेत की जुताई के लिए हल वगैरह इस सब का विकास हुआ, जिस कारण से कृषि प्रमुख व्यापार बनकर उभरा उत्तर वैदिक काल में। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का भी चर्चा देखने को मिलता है। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का साक्ष्य देखने को मिलता है। उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, मुद्रा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। उद्योग का विकास तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेकिन मुद्रा का प्रमाण जिस तरह से पूर्व वैदिक काल में भी नहीं देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मुद्रा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। जिस कारण से जो व्यापार होता था वो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, यानी एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु उसके बदले हम लेते थे, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। इस समय विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मुद्रा का भी प्रचलन न तो पूर्व वैदिक काल में है, न ही उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। नगरीकरण का भी विकास देखने को मिलता है। यानी वैदिक काल जब समाप्ति के तौर पर था, यानी लमसम 600 BC के आसपास शहर का विकास धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, उसके विनाश के बाद एक लंबा गैप देखा गया। उस गैप के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जब वैदिक सभ्यता अपने लास्ट स्टेज में था, उस वक्त शहर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, धार्मिक जीवन देखते हैं आप। धार्मिक जीवन पहले एक बार पुनः देख लेते हैं इसे। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन को प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा लोहे की खोज के कारण प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। दूसरा व्यवसाय था पशुपालन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। कंठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। मुद्रा की यहाँ पर भी कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता था। विदेशी व्यापार का भी प्रमाण देखने को मिला है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्मकांडों का विकास हुआ। बलि प्रथा भी यहाँ पर काफी देखने को मिलता है। प्रमुख देवता इसका देखते हैं। देखते ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में।
उसके बाद प्रमुख देवता प्रजापति, श्रवण की देवता। विष्णु थे पोषण एवं रक्षा की देवता। रुद्र पशुओं का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, विष्णु पोषण के देवता। प्रमुख देवता प्रजापति थे जो कि श्रवण के देवता थे। उसके वरुण जल के देवता, पूषण शूद्र के देवता। इसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूषण की चर्चा यानी शूद्र की चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है। उसका प्रमुख यज्ञ राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था, प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, जो अभी कर किसी भी समय परेड जो निकाला जाता सैन्य द्वारा जो कि एक शक्ति को प्रदर्शित करता, उसी तरह से वाजपेयी यज्ञ भी के द्वारा भी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। उसके बाद देखते अश्वमेघ यज्ञ, जो अश्वमेघ यज्ञ में होता था क्षेत्र विस्तार के लिए होता था, यानी एक घोड़े के ऊपर आंख के ऊपर पट्टी बांध करके उसे छोड़ दिया जाता था तथा उस घोड़े के पीछे कुछ सैन्य टुकड़ी जाती थी, चाहे वो जिस जिस रास्ते से जाता था वह जिस राजा द्वारा यह यज्ञ यानी घोड़ा को छोड़ा जाता था वह साम्राज्य या वह क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाता था। इसे ही अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता था। उसका देखते हैं इन यज्ञों में 2400 बैलों का, इन यज्ञों में 2400 बैलों की बलि दी जाती थी, जिसकी इस बलि का उपनिषद में निंदा किया गया है। यानी 2400 बैलों की एक बार में जो बलि दिया जाता था उसकी निंदा उपनिषद में की गई है। जानवरों की बलि किस यज्ञ में दिया? राजसूय यज्ञ में दिया था, वाजपेयी यज्ञ में दिया था, अश्वमेघ यज्ञ में भी दिया जाता था। अब देखते हैं इसके आगे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, यानी गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग था, युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, इसके बारे में देखते हैं। तो गाय के लिए कौन सा शब्द? अघन्य, अघन्य शब्द का प्रयोग होता था, यानी जिसका वध न किया जा उसे अघन्य कहता था। अगर कोई व्यक्ति गाय को घायल या इसका वध करता था तो उसे देश से यानी जनपद से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद राजा के लिए गुप्ता शब्द का प्रयोग होता था। अतिथि के लिए गोहंता या गोहंता या इसी को कहा जाता था गोहन। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। समय के लिए गोधूली, युद्ध के लिए गविष्ठ, हल से बनी नाली को सीता कहा जाता था। पुत्र के लिए दुहिता, पुत्र के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता था। धनी व्यक्ति के लिए गोमत का प्रयोग किया जाता था। इसे बार बार लिखेंगे या बोलने की कोशिश करने पर आपको ये इजी वे में याद हो सकता है। यानी देखते हैं गाय अघन्य शब्द, गाय के लिए अघन्य, राजा के लिए गोप्ता, अतिथि के लिए गोहंता, समय के लिए गोधूली, युद्ध के लिए गविष्ठ और हल के द्वारा बनी नाली को सीता कहा जाता था और पुत्री को दुहिता और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। वहीं पे कुछ नदी है जिसके प्राचीन में कुछ और नाम थे और आधुनिक काल यानी अभी प्रेजेंट में कुछ और नाम है। जैसे प्रमुख नदी का प्राचीन नाम, पहले आधुनिक नाम इधर है, इधर प्राचीन नाम है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्यास का नाम विपाशा, चिनाब का नाम शतुद्री, सिंधु का नाम सिंध और गंडक का नाम सदानीरा, सरस्वती का नाम घग्घर, काबुल का नाम कुंभा और गोमती का नाम गोमत था। देखते हैं इसे एक बार और। आधुनिक और प्राचीन, झेलम का नाम वितस्ता, व्यास का नाम विपाशा, चिनाब का नाम शतुद्री, सिंधु का नाम सिंध, गंडक का नाम सदानीरा, सरस्वती का नाम घग्घर था, काबुल का नाम कुंभा था और गोमती का नाम गोमत था। ठीक है। इसे देखते हैं। यह वैदिक सभ्यता का लास्ट वीडियो था। उसके बाद अब आगे वाले चैप्टर में हम जनपद के बारे में 16 जनपद को याद करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद उस 16 जनपद के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। उसमें मौर्य वंश, ये इस सब के बारे में पढ़ना है। बृहद्रथ वंश कौन था, नंद वंश वगैरह, इस सब के बारे में आगे पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं इस तरह से उत्तर वैदिक और वैदिक काल, पूर्व वैदिक, दोनों हम बारी बारी से इसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।